आज हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले जो है प्राकृतिक संख्या हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक संख्या प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु की गणना करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको कहते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल जो बना है नेचर से बना हुआ, मतलब प्रकृति में जो चीज़ें मिल रही हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या जो है 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 ऐसे चला जाता है अनंत। और इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। और जैसा कि प्रकृति में शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी चीज़ है तो है और नहीं है तो नहीं। तो इसीलिए इसमें जो है शून्य का अस्तित्व नहीं है। जब इस प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वह बन जाती है पूर्ण संख्या। मतलब जो पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर हो गया 1 से लेकर अनंत। और जब इस प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। W का मतलब होता है पूर्ण संख्या, कहा जाता है होल नंबर। इसलिए हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर हो गया 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। इसमें जो सभी प्राकृतिक संख्या है, केवल इसमें 0 को जोड़ दिया गया। तो ये हो गया हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कोई भी दो संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये 7 और 3। तो जब हम 7 में से 3 को घटाते हैं तो 7 ऋण 3 बराबर आता है 4। लेकिन जब हम 3 में से 7 को घटाएंगे तो 3 ऋण 7, 3 ऋण 7 बराबर जो है इसमें हमें मिलेगा नहीं, न तो प्राकृतिक संख्या मिलेगा न तो पूर्ण संख्या मिलेगी। तो हमें जो है एक जो है अलग जो है नंबर की आवश्यकता पड़ी, संख्या की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम नाम दे दिए पूर्णांक। तो इसे उसमें जो है पूर्णांक में धन संख्या है, ऋण संख्या है और शून्य। मतलब उसमें धन प्राकृतिक संख्या हो गया 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और शून्य हो गया, और उसमें जो है -1 से लेकर -इंफिनिटी तक सभी संख्याओं को एक साथ लिख दिया गया। तो उसे कहा गया पूर्णांक। तब उसमें जो है 3 ऋण 7 करेंगे तो आएगा यहाँ पे जो है ऋण 4। तो ऋण 4 के लिए हमें जो है पूर्णांक की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं पूर्णांक की परिभाषा क्या है। पूर्णांक में हो गया परिभाषा, पूर्णांक में हो गया जितनी भी धन प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋण। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 इंफिनिटी, और इधर हो गया -1 -2 -3 यहाँ पे जो है -इंफिनिटी। मतलब सभी धन प्राकृतिक संख्याएं, शून्य और ऋण संख्या, इन तीनों को मिला दिए तो हमारा बन गया पूर्णांक। इसे कहा जाता है इंटीजर द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड निगेटिव नंबर्स। और इसे हम संख्या रेखा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे बीच में हो गया 0। और जब हम शून्य के दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमें धन पूर्णांक, और शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो ऋण पूर्णांक। इधर बाईं ओर तो हमें इधर मिलेगा ऋण पूर्णांक। और जब हम शून्य के दाहिनी तरफ जाएंगे शून्य के दाईं ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा धन पूर्णांक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे यहाँ पर अनंत तक हम चले जाएंगे। फिर जब हम आएंगे शून्य के बाईं तरफ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, और यहाँ हो गया ऋण इंफिनिटी। यह हो गई संख्या रेखा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे
-1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक। यह हो गया हमारी ऋण संख्या, मतलब इसको हम कहेंगे ऋण पूर्णांक। और जी यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर अनंत तक यह हो गया हमारा धन पूर्णांक, और बीच में हो गया शून्य। मतलब जो पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य, इन तीनों को मिलाकर बना हुआ है। अब हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे कि पूर्णांकों कौन कौन सी संक्रिया हम लोग कर सकते हैं। देखिए मुख्य रूप से कितनी संक्रियाएं होती हैं, 4 संक्रियाएं हैं। पहला है जोड़, दूसरा है घटाना, तीसरा है गुणा और चौथा है भाग। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 4 पूर्णांक पर हम जो है यही 4 संक्रियाओं को चेक करेंगे। मान लीजिए 2 पूर्णांक हमें दिया गया है, कोई भी 2 पूर्णांक है तो उसका योग भी एक जो है सदैव जो है उसका योग भी एक पूर्णांक ही होगा। जैसे हम लेंगे यहाँ पे ऋण 3 और 1, ऋण 3 में हम एक को जोड़े, ऋण 3 धन 1 बराबर हो जाएगा हमारा ऋण 2। ऋण 2 भी क्या है, एक पूर्णांक, तो इसलिए क्या हो गया तो मतलब 2 पूर्णांकों का योग भी एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इसी तरह से हम घटाना के लिए चेक करेंगे। घटाना मान लीजिए ले लिए ऋण 2 ऋण 5, और इसमें देखिए यहाँ पे बाहर ऋण है, तो जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ जो है प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2 प्लस जो है इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 + 7 बराबर इसको लिख सकते हैं 7 - 2 बराबर 5, मतलब 5 हो गया। तो 5 क्या है, 5 ये एक जो है पूर्णांक है। इसी प्रकार से हम गुणा के लिए चेक करते हैं। जैसे हम ले लीजिए -2 गुणे 3, -2 में हम 3 का गुणा करते हैं बराबर आता है -6। -6 क्या है, -6 एक जो है पूर्णांक, मतलब ये होगा कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक ही होता है। अब हम लेंगे भाग, क्या जो है कि 2 पूर्णांकों में भाग की संक्रिया करेंगे तो वह भी एक पूर्णांक होगा। इसको हम चेक करते हैं। जैसे -2 में हम 5 का भाग लिए बराबर इसको दूसरे -2/5, जो क्या है यह एक पूर्णांक नहीं है, यह जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया करने पर जो प्राप्त होगा वह पूर्णांक नहीं होगा। क्या ऐसे कह सकते हैं कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया जो है अप्लाई नहीं होती है। इसके बाद जो है इसमें पढ़ेंगे 4 नियम है, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला नियम है इसमें संबरक नियम। यह नियम जो है सभी में रहता है। संबरक नियम इसे कहा जाता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ और दूसरा है क्रमविलीय नियम। क्रमविलीय नियम इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसके बाद तीसरा है जो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब वितरण नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो कि संबरक नियम। क्या पूर्णांकों में जो है
कि संबरक नियम जो है तो इसका पालन होता है कि नहीं। संबरक इसको जैसे कहा जाता है यहाँ पर जो क्लोजर ला मतलब क्लोज, अगर दो पूर्णांक हैं तो जो है हमारे धन और इन सभी का धन, ऋण, गुणा और भाग चारों को हम चेक करेंगे कि वह क्लोजर ला मतलब संबरक नियम का पालन करता है या नहीं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर धन के लिए, हमारे दो हैं पूर्णांक ए और बी, दो पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक को जो है कहा जाता है इंटीजर्स कहा जाता है, इसलिए जो पूर्णांक है पूर्णांक के समुच्चय को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी माइनस डॉट डॉट यहाँ पर -3 -2 -1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। जो पूर्णांक है उसके समुच्चय को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पे जो है आपको जेड भी मिलेगा, जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लेंगे हम ए और बी दो पूर्णांक, तो ए प्लस बी अब जो है ए प्लस बी भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। मतलब किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योगफल जो है सदैव एक पूर्णांक ही होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर -2 + 5 बराबर हो गया -3, -2 और 5 दोनों क्या है पूर्णांक। जब हम उसको जोड़ दिए इसमें आ गया -3 भी ये क्या है पूर्णांक है, मतलब कि जोड़ के लिए जो है पूर्णांक जो है संबरक नियम का पालन करता है। इसको कहा जाता है कि द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसी तरह से हम चेक करेंगे जो है चेक करते हैं इसको घटाना के लिए, क्या घटाना के लिए भी होगा। जैसे हम लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे -2 और ले लेते हैं हम यहाँ पे -5, दो संख्याओं के लेते हैं -2 और -5। तो -2 में से जो है हम -5 को घटाते हैं तो बराबर हो जाएगा -2 + 5 बराबर आ गया 3। -2 भी एक पूर्णांक है और -5 भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। जब इसमें हम इसको घटा दिए -2 में से -5 तो आ गया 3, वह भी एक जो है पूर्णांक है। मतलब दो पूर्णांकों को अगर हम घटाएंगे या कर सकते हैं उसका अंतर भी एक जो है पूर्णांक ही होता है। मतलब कि पूर्णांकों के लिए जो है अंतर के लिए भी जो है संबरक नियम का पालन होता है। अब इसके बाद हम लेंगे गुणन के लिए, क्या दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर ए और बी, ए में हम बी का गुणा किए तो बराबर हो जाएगा AB, या बी क्या होगा एक पूर्णांक होगा। जैसे हम लेते हैं 2 और 3, 2 में हम 3 का गुणा किए तो 2 3 6 क्या है एक पूर्णांक, 2 एक धन पूर्णांक है, 3 धन पूर्णांक है, इसका गुणा किए तो एक जो है धन पूर्णांक। देखिए इसमें 3 तरह पूर्णांक हैं, तो पहला हो गया धन पूर्णांक, फिर 0 है ऋण पूर्णांक है। अगर हम धन पूर्णांक में धन पूर्णांक का गुणनफल करेंगे तो हमेशा जो है एक धन पूर्णांक ही होगा, जैसे 2 में और 3 का गुणा। लेकिन यदि मान लीजिए दोनों भी इसी तरह से ऋण रहे, जैसे -2 में हम -3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। मतलब यह हो गया कि दोनों का चिन्ह यदि समान हो, दोनों धन हो या दोनों ऋण, तो उसका जब हम गुणा करेंगे तो वह एक जो है धन पूर्णांक होगा। लेकिन यदि उनमें से कोई भी एक जो है अलग हो गया, एक धन पूर्णांक है एक ऋण पूर्णांक है, तो उसका गुणनफल क्या होगा एक ऋण पूर्णांक होगा। यदि मान लीजिए 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम लेते हैं जैसे -2 में हम 5 का गुणा कर दें तो बराबर आएगा -10। -2 भी एक पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, उसका गुणा किया तो आ गया -10 -10, यह भी एक क्या है पूर्णांक है। मतलब यह होगा कि दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक जो है पूर्णांक ही होता है। मतलब कि पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के गुणनफल और योगफल दोनों के लिए जो है यह संबरक नियम का पालन करता है। इसके बाद हम जो है कि भागफल के लिए चेक कर लें, क्या तो दो पूर्णांकों का भाग भी जो है संबरक नियम का पालन करेगा। जैसे A भागे B, A में हम B का भाग देंगे तो A/B हो गया, A/B इसको लिख सकते हैं A भागे B बराबर लिख सकते हैं A/B। यह क्या है, यदि मान लीजिए A जो है B से कटने वाली संख्या हो, A डिविजिबल
बाई बी, तब तो यह जो है पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन अगर ए जो है बी से विभाजित नहीं होगी पूर्ण रूप से, तो यह जो है कि पूर्णांक नहीं होगा। जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए ए बराबर 6 ले लें, 6 भागे 2 बराबर आ जाएगा हमें 6/2 बराबर 3, तो यह पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ पर हम 2 भागे 6 कर दें तो बराबर आ जाएगा 2/6 बराबर 1/3। 1/3 आएगा। क्या 1/3 पूर्णांक है? 1/3 पूर्णांक नहीं है, एक जो है परिमेय संख्या है। हम इसको कह सकते हैं कि 1/3 इज नॉट बिलोंगिंग टू आई, मतलब पूर्णांक नहीं है। इसलिए कहा जाएगा कि जो है कि पूर्णांकों में जो है भाग की संक्रिया जो है संवर्ग नियम का पालन नहीं करता। मतलब मिला जुला कर यह हो गया कि पूर्णांकों के लिए जोड़ की संक्रिया और घटाने की संक्रिया, गुणा की संक्रिया संवर्ग नियम का पालन करती है, लेकिन भाग की संक्रिया जो है भाग के लिए वह संवर्ग नियम का पालन नहीं करती। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरा नियम जो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का अर्थ क्या होता है? क्रम का मतलब है मतलब कि किसके बाद कौन सा आता है, और विनिमय मतलब कि बदलना, मतलब क्रम को बदल दीजिए। क्रम विनिमय किन्हीं भी दो पूर्णांकों को लीजिए, मान लीजिए ए और बी दो पूर्णांक हैं, ए और बी दो पूर्णांक हैं, तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए। वह हमेशा होगा, जैसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे -2 + 5 बराबर कितना आ जाएगा? 3 होगा। इसको हम बराबर करने में 5 - 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। मतलब क्रम को बदलने का कोई अंतर न पड़े तो उसे कहा जाता है क्रम विनिमय। तो पूर्णांकों के लिए जो है जोड़ की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। उसी प्रकार से हम लेंगे गुणन के लिए, तो ए गुणे बी बराबर होता है बी गुणे ए। तो गुणा के लिए भी जो है या पूर्णांक जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे -2 में हम 5 को गुणा करिए तो -2 बराबर हो गया -10 बराबर हो जाएगा 5 गुणे -2। 5 में -2 का गुणा करेंगे तो भी जो है हमें -10 ही मिलेगा। इसलिए कहा जाएगा यहाँ पर जो है पूर्णांकों के लिए जोड़ और गुणन की जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब हम करते हैं यहाँ बच्चे जो है अंतर के लिए, मान लीजिए उसका घटाना, दो संख्याएं दी गई है a - b। क्या a - b बराबर b - a होगा? हमेशा नहीं होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे a बराबर रख दो -2 और b बराबर रख देते हैं -5। -2 में से -5 को घटाते हैं तो बराबर जो है -2 में से -5 घटाएंगे, यहाँ पर -2 प्लस हो जाएगा 5 बराबर, इसको नीचे 5 × 2 बराबर 3। कितना आ गया? 3। लेकिन जब हम -5 -2 बराबर हो जाएगा -5 + 2 बराबर हो गया -3। यहाँ पे जो है +3 आ रहा है, यहाँ पे जो है -3 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। मतलब पूर्णांकों में जो है अंतर की जो संक्रिया होगी वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। उसी तरह से जो है भाग के लिए भी हो जाएगा कि a भागे b इज नॉट इक्वल टू b भागे a। मतलब ये हो गया कि पूर्णांक में जो है अंतर की संक्रिया और भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, केवल दो के लिए पालन करती है, जोड़ के लिए और गुणनफल के लिए। अब तीसरा नियम है साचर नियम। साचर नियम को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। साचर नियम, इसमें हम कोई भी जो है 3 पूर्णांक लेंगे, मान लीजिए कि a, b और c, 3 जो है पूर्णांक। तो साचर नियम एक आता है कि a धन, हम सबसे पहले जो है योग के लिए लेते हैं कि a धन b धन c बराबर होगा a धन b धन c। जहाँ पे a b c क्या है, कोई भी 3 जो है पूर्णांक, इसमें धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक, कुछ भी हो। तो जैसे मैं आप चेक कर ले, a का मान रख देते हैं, जैसे -2 ले ली,
-2 प्लस जो है 3 -5 बराबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस 3 -5। इसको हम चेक करने कितना आता है, इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस हो जाएगा 3 -5 हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा -2 प्लस -2 बराबर आ जाएगा -4। अब यहाँ पर इसको हम चेक करें, यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 1 -5 बराबर आ गया -4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी -4 आ है, यहाँ भी -4 है। मतलब यह हो गया कि पूर्णांक जो किन्हीं भी तीन पूर्णांकों के लिए ए बी सी के लिए जो है कि जोड़ की संक्रिया साक्षर नियम का पालन करती है। इसी तरह से जो है गुणन के लिए भी यह होगा, जैसे ए गुणे बी गुणे सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए गुणे बी गुणे सी। यहाँ पर चेक करें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए बराबर 2 रख दी, तो 2 गुणे जो है ऋण 5 गुणे 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे ऋण 5 गुणे 3। इसको चेक कर लें, इसका मान कितना आता है, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पर 2 गुणे -5 में 3 का उदाहरण हो जाएगा -15 बराबर हो गया -30। यहाँ पर मान निकाल, तो 2 गुणे ऋण 5 बराबर हो गया ऋण 10 गुणे 3 बराबर हो गया -30। देखिए यहाँ भी -30 आया और यहाँ भी -30 आया। मतलब यह हो गया कि किन्हीं भी तीन पूर्णांकों के लिए ए बी सी के लिए जो है कि जोड़ मतलब योग और गुणन की जो संक्रिया है वह साक्षर नियम का पालन करती है। और चौथा नियम है विकर्ण नियम। इसे कहा जाता है जैसे विकर्ण बांटने वाला नियम, इसे बंटन नियम भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। विकर्ण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें आए कि कोई भी तीन जो है पूर्णांक है ए बी सी, मान लीजिए कोई भी तीन पूर्णांक है, इसमें धन पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, शून्य हो, कोई भी हो, तो तीन पूर्णांक है, तो वहाँ पर जो है विकर्ण नियम एक आता है कि ए धन बी गुणे सी बराबर है, जो दो संख्याओं को हम जोड़ दिए, फिर उसमें हम जो है कि एक संख्या का गुणा करेंगे, तो जो है संख्या जो है बारी बारी से जो है इसमें गुणा होगा। पहले जो है कि ए में सी का गुणा होगा, धन जो है बी में सी का गुणा होगा, मतलब दोनों को जो है ए और बी दोनों का सी जो है बट जाती है, वितरित हो जाती है। इसको लिखेंगे ए गुणे सी धन बी गुणे सी।